Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial। सो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो कि बीसीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और जितने भी 6 सेमेस्टर के बीसीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, उनकी एक वीडियो बनाई है। वो उनके लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वो मेरी वीडियो को देख के अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है, ये बच्चों को पेपर में आ जाता है। तो ऑनलाइन पेमेंट एक सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, या ऑनलाइन हम एक दूसरे को क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं। किसके थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू, या हम बाया इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अब आपको आना चाहिए कि एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कौन से होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो किसी सेकंड पर्सन को, तो आप किसकी हेल्प से करते हो, गूगल पे की हेल्प से करते हो, या फिर आप पेटीएम की हेल्प से करते हो, या पेपॉल का यूज करके करते हो, एप्पल पे का यूज करके कर सकते हो, वी चैट पे से कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हुए, ऑनलाइन पेमेंट के। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। अब ऑनलाइन पेमेंट की क्या एडवांटेजेस हो सकती है, आपको पता ही है। जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, हमारी फास्ट होती है। उस वजह से हमारे जो पैसे होते हैं वो एक जल्दी से ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे पर्सन को। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम इजीली से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। कैसे करेंगे, जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या होगी, अच्छी होगी, इसलिए। और नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंस। ऑब्वियस सी बात है, हम घर बैठे बैठे किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे बिना एफर्ट किए हुए, तो वो क्या है, आपको क्या उस मिल रहा है, उससे कन्वीनियंस मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑनलाइन पेमेंट की। और ये सिंपल होता है मैनेज करने के लिए। ऑब्वियस बात है, घर में बैठे बैठे आप पैसे ट्रांसफर करोगे दूसरे बंदे को, तो वो सिंपल टू मैनेज ही हुआ ना। उसका इंटरफेस अच्छा है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, आप इजिली सेंड कर सकते हो मनी। तो सारी की सारी हमारी क्या है, एडवांटेजेस है ऑनलाइन पेमेंट की। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। अब ऑनलाइन पेमेंट की डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें सिक्योरिटी का इशू रहेगा। और उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो जितनी टेक्निकल डिफिकल्टीज है, जैसे कि नेट कनेक्शन की दिक्कत आ जाती है, कभी नेटवर्क नहीं होता है, ये सारे के सारे हमारे इश्यूज ऑनलाइन पेमेंट में अक्कर होते हैं। फ्रॉड का इशू रहता है, इसमें सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, और इसमें टाइम और अमाउंट की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो सर्विस चार्जेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस के, वो सारे के सारे क्या करने पड़ते हैं, डिटेक्ट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट में। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास डिसएडवांटेजेस है सारी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कंपनी होती है वो कलेक्ट करती है पेमेंट को, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो अच्छे से कि एटीएम हो गया, जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आप जाते हो, आप वहां से क्या करते हो, आप पैसे निकाल के ले आते हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट का एग्जाम्पल ही हुआ हमारे पास, राइट। जैसे कस्टमर्स है, कस्टमर्स क्या करते हैं, जो बिजली का बिल है उसको ऑनलाइन पे करते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या मिल जाता है, ऑनलाइन बिल मिल जाता है, या तो फिर उनका जो बिल है वो ईमेल के थ्रू आ जाता है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट का। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर भी आप, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पेमेंट हो गया, मोबाइल बिल पेमेंट हो गया, वाटर बिल पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस पेमेंट होगी, ये सारी की सारी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपको या तो मेल के थ्रू मिल जाते हैं, इसमें आपको पेपर वर्क की नीड नहीं पड़ती कि पेपर आपको या फिर बिल आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी टेंशन अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। अब आपको पता ही लग गया क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट के। ठीक है, तो जैसे कि आपको पेपर बिल मिलता था पहले, तो आपका क्या हो जाता था, कई बार वो लॉस्ट हो
जाता है, कई बार डैमेज हो जाता है, कई बार गुम हो जाता है, इधर उधर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट सारे के सारे। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, टेंशन हो जाती है कि हाँ नहीं हमारा बिल पता नहीं कहाँ चले गया, अब हम बिल कहाँ से लाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब आप जैसे बिल पेमेंट करो ऑनलाइन और उसके बाद आपको मेल में भी आ जाता है साथ में जो भी मैसेज आना हो मेल में, और बिल आ जाएगा आपको। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी ईमेल में आ जाएगा, आप वहाँ से उसका प्रिंट निकलवा सकते हो और दिखा सकते हो फॉर प्रूफ, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट की क्या क्या डिसएडवांटेज होती है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या हो जाता है हमारे पास जो हमारी आइडेंटिटी है उसको क्या कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, राइट। और जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन लिमिट से रिलेटेड हमारे पास क्या आ सकता है, इशू आ सकता है, टेक्निकल इशू आ सकता है, फ्रॉड का ज़्यादा रिस्क रहता है इसमें। पासवर्ड जो हमारे पास पासवर्ड थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी दिक्कत किस में आएगी, इसमें ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। हैकर हैक कर लेगा हमारी इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारे वो जो सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं इंसान के माइंड में, वो सारे के सारे इसमें डिसएडवांटेज के तौर पे हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरबैंक क्लियरिंग सिस्टम, नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें क्या होती है, सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। जिससे कि बैंक क्या कर देता है, जितना भी उसके पास फंड होता है उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, और एज अ हम क्या कर देते हैं उसमें सिक्योर जो सिक्योर हमारे पास अथेंटिकेशन होती है उसकी अथॉरिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, इंटरबैंक क्लियरिंग सिस्टम का होता है। इसको हम एक और नाम है इसका 2 आवर क्लियरिंग सर्विस भी बोला जाता है इसमें, ठीक है। इसमें जितने भी चेक से रिलेटेड प्रोसेसिंग हो या फिर रिटर्न चेक हो या फिर हमारे पास चेक क्लियरिंग रिकंसिलेशन हो, सारी की सारी इसके अंदर परफॉर्म होती है, सारी की सारी एक्टिविटीज इंटरबैंक क्लियरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज। सबको पता होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट हमारी एक पेज से नहीं बनती है, वेबसाइट हमारी मल्टीपल वेब पेजेस से बनती है। अब वेब पेज क्या होता है, वेब पेज के एलिमेंट्स पूछे गए, कौन कौन से एलिमेंट से आप वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हो और यूजर उसको देख के बोलता है वाओ कितने अच्छा वेब पेज क्रिएट किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हम किसके इस्तेमाल से कर सकते हैं, लिंक्स के इस्तेमाल से, पैराग्राफ से, हेडिंग से, टेबल से, रीजन से, अच्छी अच्छी इमेजेस लगानी है, अच्छे अच्छे से कॉम्बो बॉक्स का यूज करना है, रेडियो बटन का यूज करना है, लिस्ट बॉक्सेस का यूज करना है और बटन्स का यूज करना है। सारा का सारा हमारे, अगर हमने अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है और अच्छा बनाना है तो हम इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं वेब पेज में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वेबसाइट होस्टिंग कंसिडरेशंस। अब वेबसाइट होस्टिंग कंसिडरेशंस क्या होता है आपके पास, जब भी आप वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि सस्ता कौन है हमारे पास, होस्टिंग जो वेबसाइट है वो सबसे सस्ती कौन सी ले सकते हैं हम, और सबसे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए कौन सी अच्छी है, उसमें वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, उसके ऑप्शन है नहीं है, और सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आते उसमें। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और कितना अच्छा उसका कस्टमर सपोर्ट है। सब जब जब कोई भी हम चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ आकर करती है कि सिक्योरिटी वाइज अच्छा रहेगा, कस्टमर सपोर्ट है उसका नहीं है। अगर उसका कस्टमर सपोर्ट नहीं होगा तो वो चीज़, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर सपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि हमें कोई दिक्कत आए तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर को कॉल कर सकते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है, प्लीज़ हमारे इशू को सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, ठीक है। तो और उनका प्राइसिंग देखनी होती है और हमने मार्केट में रेपुटेशन देखनी होती है वेबसाइट की जो हमने होस्टिंग लेनी है। ये सारी की सारी हमने कंसिडरेशन माइंड में रखनी होती है, उस तरीके से हमने वेबसाइट की होस्टिंग को लेना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक कैसे लाना है, मतलब जितनी ज़्यादा ऑडियंस हो सके वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। तो वो किस तरह से पॉसिबल वो होगा हमारा कीवर्ड का कंपटीशन देख के। हमारा कोई बिजनेस है, हम चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करना, न्यू बिजनेस है हमारा मार्केट में, तो उसको कैसे प्रमोट करना, हम उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, ताकि हमारा जो वेब पेज है, वो वेबसाइट है, वो सर्च रिजल्ट्स में दिखे। अब कौन कौन सी हमारे पास एसईओ की टाइप्स होती हैं, एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है, ठीक है। एक टेक्निकल एसईओ भी बोल देते हैं हम उसको। ऐसे मेनली हमने 2 टाइप्स की एसईओ का ही यूज़ करते हैं। ऑन पेज एसईओ होती है जिसमें हम ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, और साथ में वेरियस ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑफ पेज एसईओ होती है जिसमें हम उसके लिए बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जितने बैकलिंक्स होंगे उतना ज़्यादा हमारी वेबसाइट में क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा, ठीक है। और टेक्निकल एसईओ का आपको पता होना चाहिए, इसका यूज़ करते हैं हम अपनी सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि जो बोट होता है वो हमारी साइट को क्या करे, अच्छे से क्रॉल करे। जब हमारा जो गूगल का जो बोट होता है, वो अगर हमारी वेबसाइट को अच्छे से क्रॉल कर देगा, अच्छे से देख लेगा, तो जो हमारा साइट इंडेक्सिंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका रैंक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंस यही है हमारे पास कि हमने जो भी वेबसाइट हमारी है उसकी क्या बढ़ानी है, रैंकिंग बढ़ानी है। रैंकिंग बढ़ने से क्या होगा, जो सर्च रिजल्ट होते हैं हमारे गूगल सर्चेज में, उसमें फर्स्ट टॉप 10 में आनी चाहिए हमारी वेबसाइट, जिससे हमारी वेबसाइट में क्या आ जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा। ट्रैफिक की वजह से हमारी वेबसाइट को सारे लोग पहचानेंगे और वो फेमस बन जाएगी। तो वो कैसे होगा, वो होगा हमारा कीवर्ड की अगर जो सिलेक्ट किए हमने कीवर्ड, वो रेलिवेंट होने चाहिए और उनके ऊपर वर्क होना चाहिए, उनके ऊपर बैकलिंक्स बनने चाहिए। उसके थ्रू ही हमारी जो वेबसाइट है वो क्या करेगी, सर्च इंजन में दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। बैकलिंक्स बनाओ आप अच्छे से और ऑन पेज एसईओ अच्छे से करो। कोई उसमें इमेज टैग का एरर नहीं होना चाहिए, इमेज हैवी नहीं होनी चाहिए, और भी उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे रिजॉल्व करो ऑन पेज एसईओ में। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करो और फिर उसके बाद हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली खुद टॉप 10 पेजेस में आ जाती है। बस ये देखना है आपने, जो कीवर्ड है वो ज़्यादा अगर कंपटीशन में होगा, हाई होगा उसका कंपटीशन, तो जो सब वेबसाइट है उसको रैंक होने के लिए टाइम लगेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और कंटेंट हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। अगर हमारा कंटेंट ओरिजिनल है तो हमारी जो वेबसाइट है वो जल्दी से क्या हो जाती है, जल्दी से हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनके अंदर शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो सारा काम ही कीवर्ड के ऊपर है एसईओ का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कौन कौन सी ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक्स होती है। बताइए, आजकल सब बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया क्या है, एक ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक है, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक है। इसमें अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ठीक है। और या फिर अलग अलग, आपको पता ही है, यूट्यूब में चैनल बनाते हैं, चैनल में क्या चाहिए होता है, ट्रैफिक चाहिए होता है। ट्रैफिक किस लिए आता है, ट्रैफिक कैसे आता है, प्रॉपर अगर आप कीवर्ड को बिड करोगे तभी क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक के। मतलब अपने बिजनेस को, अपनी साइट को ऑनलाइन क्या करना, उनकी प्रेजेंस बनानी, कहाँ, सर्च रिजल्ट्स में। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक्स। जैसे एग्जांपल सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे दे दो। एसईओ भी इसी के ऊपर ही होती है, इन सब सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर लो, ये सारा ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक्स में आता है। नेक्स्ट है कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास ऑनलाइन प्रमोशन के लिए। देखो, सबसे पहले तो कंटेंट मार्केटिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, और जैसे मोबाइल मार्केटिंग होती है, पे पर क्लिक होता है, एसईओ कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो। ये सारी की सारी ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक है। मान लो आपका बिजनेस नया नया है, आप क्या करोगे उसके लिए, सबसे पहले फेसबुक का पेज बनाओगे, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ऐसे करोगे ना,
पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग पकड़ोगे, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाओगे अपने बिजनेस की, फिर उसके बाद आपने उनके ऊपर पेपर क्लिक का यूज़ करना, एफिलिएट मार्केटिंग करवानी है उसकी, कंटेंट मार्केटिंग करनी, ईमेल मार्केटिंग करनी। इस तरह से आप अपने बिजनेस की जो ऑनलाइन बिजनेस की प्रमोशन टेक्निक्स है उनको इस तरह से सिस्टमेटिकली आप कंसिडर करते हो, ठीक है। तभी आपकी जो ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक्स की प्रेजेंस है वो मार्केट में बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। नाम से क्लियर है ई कॉमर्स क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बाय करते हैं और सेल करते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। और ई गवर्नेंस क्या होता है हमारे पास, ई गवर्नेंस का मतलब होता है ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो क्या करती है, यूज करती है इंटरनेट को, किसके लिए, अपनी टेक्नोलॉजी, जो भी उसके फंक्शंस होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, बिजनेस के जो भी इंटरनल एक्सटर्नल वर्किंग होती है उसके लिए वो किसका काम करती है, किसका यूज करती है, इंटरनेट का यूज करती है, उसको ई गवर्नमेंट साइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, और ई गवर्नेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डोमेन नेम। नाम से क्लियर हो रहा है, डोमेन नेम एक इसको बोलते हैं फिजिकल आईपी एड्रेस होता है हमारे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपके पास है www. तो ये जब आप www.google.com लिखते हो तो ये www. क्या है, ये डोमेन नेम है, राइट। तो ये एक एड्रेस होता है हमारा, यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस बोलते हैं जिसको कि इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप गूगल पे कोई भी आपने वेबसाइट को क्या करोगे, सर्च करोगे तो www लगाना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है, ये हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आईपी एड्रेस को इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताने हो आपने डोमेन नेम के, तो आप क्या बता सकते हो एग्जाम्पल में। अब देखो, जो डोमेन नेम होता है हमारे पास वो इजी, डोमेन नेम में हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस हमें टफ होता है याद करना, ठीक है, एज कम्पेयर टू, फिर हम उसको कैसे कर देते हैं, टेक्स्ट बेस्ड की फॉर्म में कर देते हैं। जैसा कि आप देखते हो www, उसको टेक्स्ट बेस्ड की फॉर्म में कर दिया तो ये इजी हो गया याद करने के लिए। तो आप ये बता सकते हो कि जो डोमेन नेम है उसको इजियर करने के लिए हमने क्या किया, एड्रेसेस का यूज किया, न्यूमेरिकल एड्रेसेस का यूज किया इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। तो एग्जांपल्स बता देना आपने सारे। नेक्स्ट है हमारे पास किस तरह से कंपनी होती है वो न्यू वेबसाइट को सिलेक्ट करती है और रजिस्टर करती है न्यू वेबसाइट को, और उसके लिए जो डोमेन नेम होता है उसको रजिस्टर करती है। उसके स्टेप्स आपने बताने हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई न्यू वेबसाइट परचेज करते हो तो उसके लिए आप कोई वेब होस्टिंग सर्विस चाहिए होती है आपको, वो उसकी जो वेब होस्टिंग सर्विसेज हम किसी भी कंपनी से ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, होस्ट गेटर है या ब्लू होस्ट है, वहाँ से आप क्या ले लेते हो, वेब होस्टिंग सर्विसेज ले लेते हो। डायरेक्टली आप क्या कर देते हो, डोमेन को रजिस्टर कर देते हो, या फिर गोडैडी हो गया आपका, वहाँ से क्या कर देते हो, आप अपनी वेबसाइट की होस्टिंग भी ले सकते हो और उसको रजिस्टर वहीं से करवा सकते हो, ठीक है। तो ये है, कोई नई वेबसाइट है, आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वेबसाइट होस्टिंग लेनी पड़ेगी, फिर आपको वेबसाइट डोमेन लेनी पड़ेगी, उनके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर से आपको हर साल उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको बस स्टेप पूछा गया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो आपने बोल देना है कि हम वेब होस्टिंग सर्विसेज जो देती हैं कंपनीज उनसे ले लेंगे, जो भी वेब होस्टिंग स्पेस होगा और डोमेन होगी उनकी हेल्प से। तो पॉपुलर वेब होस्टिंग डोमेन्स गोडैडी हो गया हमारे पास, होस्ट गेटर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, यहाँ से डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की फेजेस क्या क्या है, कौन कौन सी होती है, तो इसका यूज़ करते हैं हम ई कॉमर्स का अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। तो किस तरह से करते हैं, ये एक स्टार्टअप था और इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई, और जितनी भी ग्रोथ हुई वो अप्रिशिएबल थी, और इसमें जितनी भी चीज़ें थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया, एनहांस किया गया, और नए से नए उसमें फीचर ऐड किए गए ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट से उनके ऊपर, और एट द एंड जो फेजेस ऑफ ई कॉमर्स था वो सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर लॉ इन इंडिया, IT एक्ट 2000। अब आपके पास यहाँ पे एक
टॉपिक है, पेपर में आता ही आता है ये कि साइबर लॉ इन इंडिया आईटी एक्ट 2000, ये है क्या चीज। साइबर लॉ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये हमारा लीगल सिस्टम है जो कि डील करता है इंटरनेट के साथ। साइबर स्पेस जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं वो कौन किसके साथ होता है, उसको बोलते हैं साइबर लॉ। अब साइबर लॉ क्या होता है हमारे पास, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक इंटरनेट का लॉ बोला जाता है, साइबर लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब जो आईटी एक्ट था 2000, उसने क्या किया था, उसने इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूजर्स की आइडेंटिटी थी, थेफ्ट होते हैं चोर, तो उनकी जो लॉस, जैसे उनकी वजह से लॉस हो जाता है और चोरी हो जाती है और वो क्राइम करके, जैसे साइबर क्राइम में जैसे कंप्यूटर का यूज करके किसी की इंफॉर्मेशन को हैक करना, किसी की आइडेंटिटी को लेना, इन सब का यूज करके वो फ्रॉड करते थे। तो उसके लिए सरकार ने एक साइबर लॉ बनाया इन इंडिया, आईटी एक्ट, जिसे 2000 बोला गया, जिससे कि जो हर एक चीज को सरकार क्या कर सके, मॉनिटर कर सके और कंट्रोल कर सके हर एक कंप्यूटर डिवाइसेस की एक्टिविटी को, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो साइबर लॉ क्रिमिनल्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो वो करते किस लिए ये काम साइबर लॉ क्रिमिनल्स, क्योंकि उससे उन्हें पैसा कमाना होता है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में वो ऐसे काम करते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। इस चीज़ से तंग आकर सरकार ने बनाया था आईटी एक्ट 2000, जिसमें उसने इस कानून के तहत वो क्या करता है, सारी की सारी जो लीगल प्रोटोकॉल्स की अथेंटिकेशन है उसको मेंटेन करके रखता है, उनको मॉनिटर करके रखता है और कंट्रोल करके रखता है जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस की एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर में आ जाती है टर्म आपको साइबर फोरेंसिस। अब साइबर फोरेंसिस का गोल क्या होता है, मेनली जो ये साइबर फोरेंसिस होते हैं हमारे पास, इसमें डाटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या लिया जाता है, लीगल केस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी आइडेंटिटी को क्या करना है, कंसीडर करना है और एनालाइज करना है, ठीक है। और इसमें ये भी बोल सकते हो कि ये हमें एक रिकवरी मेथड प्रोवाइड करता है। मान लो किसी की इंफॉर्मेशन क्या होगी, लॉस्ट हो गई, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके बहुत जितने भी रिसोर्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए साइबर फोरेंसिक बनाया गया। वो हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई, कलेक्ट करके, प्रिजर्व करके रखता है सारे के सारे डाटा को। तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि साइबर फोरेंसिक का काम होता है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है उसको मेंटेन करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, मतलब उसका बैकअप बना के रखता है, उसको बोला जाता है साइबर फोरेंसिस। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ शॉप बोट इन ई कॉमर्स। अब शॉप बोट भी होता है ई कॉमर्स में, अगर आपको पता होगा शॉप बोट क्या होता है ई कॉमर्स में, ठीक है। तो शॉप बोट हमारे को जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है शॉपिंग का। एक सिंगल पेज के ऊपर प्राइजेस की लिस्ट बना देता है और उसमें बताता है कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन से जो डिफरेंट वेंडर्स है वो कौन कितना कितना ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो शॉपिंग बोट एक ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन सॉफ्टवेयर टूल होता है हमारे पास, जो कि ऑटोमेटिकली सर्च करता है प्रोडक्ट को, जो ऑटोमेटिकली सर्च कर देता है जितने भी डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर है हमारे पास उनके प्रोडक्ट को, ठीक है। और फिर हम उनका कंपैरिजन देखते हैं कि सबसे कम ऑफर में कौन सा जो वेंडर है वो लेस अमाउंट में हमें दे रहा है चीजों को, तो फिर हम वहीं से परचेज करते हैं। तो जैसे शॉपिंग बोट्स हमारा, आप शॉपिंग बोट्स को ये भी बोल सकते हो कि शॉपिंग रोबोट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक बेस्ट ऑनलाइन डील प्रोडक्ट होता है, जैसे कि फिल्म्स, बुक्स, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर डिवाइसेस, टीवी एटसेट्रा, ये सारी के सारी आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाती है। मतलब इन द शॉर्ट आप बोलोगे, अगर आपसे पूछा गया शॉप बोट क्या होता है तो आपने बता देना है शॉप बोट आपके पास शॉप रोबोट के नाम से जाना जाता है इसको। और शॉप रोबोट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स
उसके प्राइस का और कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन सा ऑफर चला है और कौन सा कम ऑफर में मिल रहा है, कौन सा ज़्यादा ऑफर में मिल रहा है, कौन सा स्टोर बेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैसे के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग परचेजिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन कस्टमर स्टे सेफ वाइल मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कस्टमर कैसे सेफ रह सकता है ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद। ऑब्वियस सी बात है, जब सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन होता है हमारे पास, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो अप टू डेट होता है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को वो रिमेम्बर करता है बिना राइट डाउन किए हुए। तो ये सारी की सारी जो स्टेप्स है वो सारे के सारे इसमें अकम्प्लिश किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। जो एक वेबसाइट सिक्योरिटी होती है, पे करने से पहले आपको कभी किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है, अपने कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। इस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट में अपने आप को सेफ फील करा सकते हैं। तो एक शॉर्ट में जब आपने बोलना हो तो आप बोल सकते हो हमें अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। फिर भी हमारी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए अच्छे अच्छे इंटरनेट का सिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ किया गया है, जो कि अप टू डेट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो सिक्योर रहे, ठीक है। आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी वो चीज़ें आपको नहीं मतलब बतानी चाहिए थर्ड पर्सन को। अगर आपने बता दी तो फिर उसके बाद जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले सिक्योर्ड हमारे इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि वो एक मशीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इन पेमेंट सिस्टम। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सिस्टम में क्या रोल है, इतना तो सबको ही पता है। डेबिट कार्ड से क्या करते हैं आप, पैसे क्या कर सकते हैं, पैसे यूज कर सकते हैं आप, फंड्स और डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक के अंदर। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जो आप उसमें से पैसे क्या कर देते हैं, बोरो कर सकते हो, ठीक है। कुछ लिमिट के साथ आप उसमें परचेजिंग आइटम्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है चीजें। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आप जैसे 1 लाख तक कुछ लिमिट स्पेसिफाई की होती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अप टू, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिसकी सैलरी उस हिसाब से होगी उसी तरफ से उसे बैंक वाले लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो लिमिट प्रोवाइड किया होती है क्रेडिट कार्ड के, उसको थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मंथली अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर। वट वो ये है, उसके बाद हमें वो लौटाना पड़ता है 1-2 मंथ के अंदर अंदर। वो सारा डेबिट कार्ड के अंदर है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं ऑन द स्पॉट। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग परचेजिंग कर सकते हो, बाद में आप पे कर सकते हो, ठीक है। डेबिट कार्ड में तो आपको पता ही है, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पैसे निकलवा सकते हो या पैसे जमा करवा सकते हो। तो ये डिफरेंस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन पेमेंट सिस्टम में। अगर और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिट में मैंने आपको बोल दिया कि जो बोरोड फंड होता है वो कौन इशू करता है, बैंक करते हैं। और जो मनी डिटेक्ट होता है हमारा बैंक अकाउंट से, वो किस में होता है, डेबिट कार्ड में। और ये हमें हेल्प करता है क्रेडिट बनाने में, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और इसमें हमारे पास ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती हमारे को डेबिट कार्ड में, इसमें ज़्यादा देनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड में। और क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और फी होती है वो वेरी करती है, बट इसमें हमारे पास कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं होते। क्रेडिट में होते हैं, डेबिट में नहीं होते इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। और इसमें आप बता सकते हो जैसे फ्रॉड प्रोटेक्शन ऑफर की होती है इसमें क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, अनऑथराइज्ड परचेजेस के अगेंस्ट। और इसमें हमारे पास ऑलरेडी होता ही नहीं, इसमें हमें अपने आप बनाना पड़ता है क्रेडिट। डेबिट कार्ड में खुद ही पैसे जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप याद रखनी है आपने सारी की सारी। और अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।